हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 2 फरवरी 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू टुडे यूएस एड से रिलेटेड है। और यूएस एड पे जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसका एक स्टेटमेंट आया है, यानी कि अब हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है यूएस एड पे। और इन्होंने बोला है यूएस एड मेडलिंग चार्ज डीपली ट्रबलिंग, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अकॉर्डिंग ये जो यूएस एड पर जो चार्जेस लग रहे हैं, है ना, ये क्या करने वाले हैं, ट्रबल करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। क्या चार्जेस लगे थे यूएस एड पे? यूएस एड पे ये चार्जेस लगाए गए थे यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि इस एजेंसी ने इंडिया में $21 मिलियन सैंक्शन किए हैं टू टर्न वोटर टर्नआउट, यानी कि अब किस कंटेस्ट में बोला है कि किसके फेवर में वोटर टर्नआउट कराने के लिए या फिर ओवरऑल वोटर टर्नआउट कराने के लिए। ठीक है, हालांकि जो ऑफिशियल रिपोर्ट है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो है इलेक्शन रिफॉर्म के नाम पे ये चीज़ें की गई हैं कि अब इंडिया में इलेक्शन रिफॉर्म यानी कि जो वोटर टर्नआउट है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि लोग डेमोक्रेसी में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। ठीक है, बट डोनाल्ड ट्रंप का जो टोन है, ठीक है, एलॉन मस्क का जो टोन है, उसको देख के ये लगता है कि ये जो वोटर टर्नआउट शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसके नाम पे यूएस एड के द्वारा ये $21 मिलियन जो है सैंक्शन किए गए, उसको देख के ये लगता है कि इस एजेंसी ने जो हमारी अपोजिशन पार्टी है उसके फेवर में फंडिंग की, है ना, टू डिफीट प्रेजेंट गवर्नमेंट, यानी कि जो पिछले साल इलेक्शन हुए थे इसमें नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं इनको हराने के लिए। तो इसको लेके हमारे कंट्री में ऑलरेडी एक पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है। ठीक है, बीजेपी ने कल एलिगेशन लगाए थे, उन्होंने बोला था कि कैसे देखो, है ना, 2004 से पहले यानी कि 2014 से पहले, नरेंद्र मोदी के आने से पहले, है ना, यूएस एड से जो फंड आता था उसमें जो मैक्सिमम फंड होता था वो कहाँ जाता था? गवर्नमेंट में जाता था, यानी कि गवर्नमेंट एजेंसियों को जाता था। कैसे 2014 के बाद ये जो मैक्सिमम फंड है वो कहां जाने लगा? प्राइवेट एनजीओज को जाने लगा। ठीक है, और ये प्राइवेट एनजीओज क्या करते हैं, है ना, जो अपोजिशन पार्टी है उनको फंड करने का काम करते हैं। तो एक डेटा जो बीजेपी है उसके द्वारा शेयर किया गया कि कैसे इंडिया में जो फॉरेन एजेंसियां हैं, यूएस एड जैसी एजेंसियां हैं, वो कैसे इंडिया की डेमोक्रेसी को रिक करने की कोशिश कर रही हैं, हाईजैक करने की कोशिश कर रही हैं। इसी पे कांग्रेस का भी स्टेटमेंट आया था और कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, अगर आपको कुछ फिशी लग रहा है तो एक व्हाइट पेपर लेके आ जाओ। व्हाट इज दिस व्हाइट पेपर? व्हाइट पेपर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हर किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्जेक्ट का एक इन एंड आउट डिटेल्ड एनालिसिस रहता है। यानी कि अगर इस पर एक व्हाइट पेपर लेके आया जाएगा यूएस एड की फंडिंग पे, तो इसमें फंडिंग में पूरा का पूरा दिया होगा उस डॉक्यूमेंट में कि कितना गवर्नमेंट को दिया गया है यूएस एड के द्वारा पैसा और कितना प्राइवेट एनजीओज को दिया गया है। तो कांग्रेस का कहना है कि व्हाइट पेपर लेके आओ, देन वी विल डिस्कस। तो इसके ऊपर, है ना, राजनीति चल रही है। बट जिस तरह से और भी देशों में, है ना, आरोप जैसे लगाए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे यूएस एड पे आरोप लगाया गया एलॉन मस्क के द्वारा कि बांग्लादेश में जो रिजीम चेंज हुआ है, जो मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट लाई गई है ना, शेख हसीना की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के, ठीक है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी पैसे दिए गए। यानी कि, है ना, अगर आप इम्पार्शियल होते तो क्या करते? शेख हसीना की गवर्नमेंट को भी पैसा देते ना, है ना। एकदम से मोहम्मद यूनिस पावर में आते हैं और आप क्या कर रहे हो, है ना, उनकी गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, काम करने के लिए पैसे दे रहे हो। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आप बाइस हो। तो इस वजह से कुछ सवाल उठते हैं, है ना। और जो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इंडिया में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, करंट गवर्नमेंट को हटाने के लिए पैसे दिए गए, उस पर भी कहीं ना कहीं एक सस्पिशन क्रिएट होता है। ठीक है, अच्छा, यूएस एड बहुत ज़्यादा चर्चा में है ना। ये क्या है? ये यूएस एड एक यूनाइटेड स्टेट की एक, आप कह सकते हो, एक फेस सेविंग एजेंसी है ना, जो यूनाइटेड स्टेट ने जितने भी क्राइम किए हैं ना दुनिया में थ्रू आउट, ठीक है, उनको छुपाने का काम करती है। यूनाइटेड स्टेट की एक, आप कह सकते हो, सॉफ्ट पावर को दिखाती है। इसके थ्रू, यूएस एड के थ्रू क्या करता है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, दुनिया भर में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, उनको क्या देता है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट देता है, असिस्टेंस। ठीक है, साथ ही ऐसे कंट्री जो अंडर डेवलप्ड हैं उनको क्या करता है?
डेवलपिंग कंट्री में कन्वर्ट करने का काम करता है। वेरियस प्रोजेक्ट चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, है ना, सबके लिए फंडिंग देने का काम करता है। इसको बनाया गया था 1961 में। उस समय के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे JF कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने बनाया था। हेडक्वार्टर कहां है इसका? वॉशिंगटन। वॉशिंगटन DC में, ठीक है। तो सभी कहते हैं ना, जॉन एफ कैनेडी ने बनाया इसलिए था, मतलब एक लंबा चौड़ा उन्होंने स्पीच दिया था जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे साइन किए थे कि इसके थ्रू हम दुनिया को क्या करने जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं यूएस एड के थ्रू। और यूएस जो सुपर पावर बना है उस जिम्मेदारी को समझता है और अपनी जो ग्रोथ है उसमें से कुछ हिस्सा जो गरीब कंट्री है उनके लिए भी देने की इच्छा रखता है। इसी पर्पज के साथ यूएस एड को बनाया गया है, ऐसा बोला था उस समय के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने। बट तब भी लोग कहते थे कि जो यूएस एड है ये क्या है, दुनिया भर में अपने मन मुताबिक सरकारें लाने का एक टूल है ना। क्या करो, है ना, अगर किसी कंट्री की सरकार पसंद नहीं आ रही है तो क्या करो, उस कंट्री को यूएस एड के थ्रू फंडिंग करा दो अपोजिशन पार्टीज को, एंड अपोजिशन पार्टी के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा और क्या होगा, रिजल्ट में जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो चुनाव जीत जाएंगी, इलेक्शन जीत जाएंगी। तो हमेशा से यूएस एड पे आरोप यही लगते आ रहे हैं कि हमेशा से यही करते आ रहा है, और इस चीज़ को बहुत खुल के बोला है यूएस के करंट प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। अब ये यूएस एड पे एकदम से क्वेश्चन क्यों उठे, है ना। एक्चुअली जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे थे यूनाइटेड स्टेट में 47वें प्रेसिडेंट के लिए, तो एक तरफ कमला हैरिस खड़ी थी, दूसरी तरफ जो एक्स प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट के डोनाल्ड ट्रंप, वो खड़े थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉमिस किया था कि बहुत सारा पैसा अनवांटेडली, है ना, जो यूएस के टैक्स पेयर का पैसा है अनवांटेडली देश से बाहर भेजा जा रहा है और बेकार के कामों में लगाया जा रहा है, ठीक है। तो जब मैं पावर में आऊँगा तो ये सारी की सारी फंडिंग क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, और एक डिपार्टमेंट बनाऊंगा। तो इन्होंने एक डिपार्टमेंट भी अनाउंस किया था, उस डिपार्टमेंट का नाम था डॉग, DOGE, ये रहा डॉग, ठीक है। और इसका नाम है फुल फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ठीक है। इसको यही टास्क दिया गया है। अगर इसके पर्पजेस देखो, डॉग के पर्पजेस देखो, तो देखो इसके पहला पर्पज क्या है, रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेसी, यानी कि जो अनवांटेड लोग काम कर रहे हैं ना यूएस की गवर्नमेंट में, उनको आइडेंटिफाई करो और निकाल के बाहर फेंक दो, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी को कम करना, ब्यूरोक्रेसी कम होगी तो खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा तो टैक्स पेयर का बहुत सारा पैसा बचेगा। दूसरा, कटिंग रेगुलेशन, जो बेकार के फर्जी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको कट शॉर्ट करो, ठीक है। तीसरा, मिनिमाइजिंग वेस्टफुल स्पेंडिंग, यानी कि जो बेकार के खर्चे हो रहे हैं ना इनको कम करो। तो इसी, है ना, ये थर्ड क्लॉज के अंदर, थर्ड पर्पज के अंदर यूएस एड को टारगेट करा जा रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, इसी थर्ड पर्पज के तहत। चौथा क्या है, रिस्ट्रक्चरिंग फेडरल एजेंसी, यानी कि जो फेडरल एजेंसी बोला जाता है कि सरकार किसी की भी हो, ठीक है, बट एक पार्टिकुलर सिस्टम है जो इन एजेंसीज को चलाता है, तो इस पार्टिकुलर सिस्टम को खत्म करना, यानी कि जो चाहे पावर में रहे या ना रहे लेकिन डोमिनेंस इसी का रहता है, तो ऐसे लोगों का डोमिनेंस खत्म करना इस डॉग का काम है। तो इसी डॉग के इसी तीसरे पर्पज के अंडर मिनिमाइजिंग वेस्टफुल स्पेंडिंग, इसको लाया गया। इस डॉग को हेड कौन कर रहा है, 2 पर्सन इस डॉग को हेड कर रहे हैं। एक तो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क, दूसरे एक इंडियन ओरिजिन के हैं, पहले प्रेसिडेंशियल रेस में भी थे, बाद में विड्रॉ कर लिया था इन्होंने ट्रंप के सपोर्ट में, और इनका नाम है विवेक रामा स्वामी। ये 2 लोग मिलकर इस डॉग को चला रहे हैं। तो देखते हैं क्या निकल के आता है इसमें से। चलिए नेक्स्ट न्यूज। सो द नेक्स्ट न्यूज इंडिया चाइना से निकल के आ रही है। इंडिया चाइना वर्क हार्ड टू सेव G20 जयशंकर, ठीक है। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया चाइना दोनों ने मिलके, है ना, G20 को सेव किया है। G20, है ना, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। क्या हुआ, G20 इस साल जो G20 है उसकी प्रेसिडेंटी किसके पास है, प्रेसिडेंसी साउथ अफ्रीका के पास, ठीक है। एक ऐसे समय में हो रहा है G20 और एक ऐसे कंट्री में हो रहा है जिसको लेके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा खफा हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, ठीक है। ब्रिक्स को लेकर बहुत ज़्यादा आउटरेज है इनके मन में, ठीक है। तो इस G20 में बॉयकॉट करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, कि मतलब G20 को मतलब कोल्ड प्ले करने की कोशिश, नॉट बॉयकॉट, क्योंकि G20 में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है अमेरिका का, तो बॉयकॉट तो खैर नहीं करेंगे, बट, है ना, एक कोल्ड प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से क्या हुआ है
कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हुई है ना जोहान्सबर्ग में, इसको स्किप कर दिया है यूएस के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो ने। ठीक है, तो इसी पर स्टेटमेंट आया है जयशंकर का, और बहुत सारी बातें हुई हैं, बायलैटरल इश्यूज को डिस्कस किया है। ठीक है, इंडिया एंड चाइना हैव वर्कड हार्ड टू preserve the G20 organization, said External Affairs Minister S. Jaishankar on Friday during talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi on sidelines of the G20 Foreign Ministers meeting in Johannesburg, South Africa। ठीक है, और इसको किसने, मार्को रूबियो ने, जो वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, फॉरेन मिनिस्टर नहीं होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं उधर, उन्होंने स्किप कर दिया। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज पर बात हुई है। इन्होंने बोला है कि हमने G20 को स्ट्रेंथन बनाने पे काम किया है, हम SCO में मिलकर काम कर रहे हैं, इंडिया चाइना दोनों। इसके अलावा ब्रिक्स, जो हम दोनों कंट्रीज का ही ब्रेन चाइल्ड है, इसको स्ट्रेंथन करने में और दुनिया का एक महत्वपूर्ण ग्रुप बनाने में हम दोनों ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा बहुत सारे बायलैटरल इश्यूज को भी डिस्कस किया गया कि LAC पे कैसे डिसएंगेजमेंट किया जाए। ठीक है, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसको कैसे दोबारा से रिज्यूम किया जाए, और इंडिया चाइना के बीच जो ट्रेड है उसको कैसे रिज्यूम किया जाए। ठीक है, क्योंकि देखो इस बार अब इंडिया चाइना अब रिलेशन इंप्रूव होने लगे जब डोनाल्ड ट्रंप US के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। ठीक है, पहले एफर्ट चाइना की तरफ से किए गए क्योंकि अब चाइना को लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप श्योर शॉट एक ट्रेड वॉर शुरू करेंगे चाइना के खिलाफ, तो उन्हें एक मार्केट चाहिए था जो उन्हें इंडिया में देखा। ठीक है, बट अब जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ गए हैं तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फॉर्म में आए हैं। ठीक है, इंडिया को भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन इस बार दिखाई नहीं दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। ठीक है, दैट इज वाई दोनों कंट्री क्या कर रहे हैं, इंडिया और चाइना मिलकर एक दूसरे के साथ इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और G20 में भी एंगेजमेंट देखने को मिलेगा। बात करें G20 की तो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्रुप है ये, और मोस्ट इंपैक्टफुल ग्रुप आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, G20 जैसे कि नाम में ही लगा हुआ है, तो इसमें कम से कम 20 एंटिटी होंगी, तो हाँ इसमें 19 कंट्रीज हैं और एक यूनियन है जिसका नाम यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, इसको कब बनाया गया था, 1999 में बनाया गया था। ठीक है, बट प्रॉपर मीटिंग्स नहीं होती थी। इसकी प्रॉपर मीटिंग स्टार्ट हुई 2008 के बाद से, जब पूरे अमेरिका में क्या आया, ग्लोबल रिसेशन देखने को मिला, है ना। उसके बाद जो ये इकॉनमी है दुनिया भर की, जो 20 सबसे बड़ी इकॉनमीज हैं, इन्होंने आपस में मिलना शुरू किया, और हर साल हर लेवल पे, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो या फिर फाइनेंस मिनिस्टर लेवल पे, इनकी बातचीत होती है और अपने अपने कंट्रीज की स्थिति को क्या करते हैं, सिचुएशन को ये लोग डिस्कस करते हैं ताकि पूरी दुनिया रिसेशन या इन्फ्लेशन में ना चली जाए। अगर बात करें इस ग्रुप की इंपॉर्टेंस का, तो दुनिया का 90% वर्ल्ड प्रोडक्शन, ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्शन इन्हीं कंट्रीज में होता है, 20 कंट्रीज में। 75 से लेके 80% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन्हीं कंट्रीज के बीच में होता है, 20 कंट्रीज के बीच में। 2/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, यानी कि दुनिया का 2/3 पॉपुलेशन इन्हीं 20 कंट्रीज में रहती है। इसके अलावा हाफ ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, यानी कि आधी दुनिया, ठीक है, जितना भी लैंड मास है दुनिया का, उसका आधा इन्हीं 20 कंट्रीज के अंडर आता है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंस दिखाता है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये G20 ग्रुप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उत्तराखंड टू टेल हाई कोर्ट व्हाई इट साउट पर्सनल डिटेल टू रजिस्टर लिव इन रिलेशनशिप। अभी हाल ही में उत्तराखंड में इंप्लीमेंट हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड, और यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करने वाला इंडिया का पहला स्टेट बन गया उत्तराखंड। ठीक है, गोवा पहले से ही था, वहाँ तो ऑलरेडी वहाँ कभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, वहाँ तो पहले से ही जब पोर्टुगीज थे वही वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके गए थे, और हमने वही सिचुएशन वहाँ पे बना के रखी। बट है ना, आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला स्टेट हमारा उत्तराखंड बना है। ठीक है, सब कुछ ठीक जा रहा था, सब कुछ एक्सेप्टेड हो गया था, बट एक चीज़ को लेके यहाँ पे डिबेट स्टार्ट हो गई, वो हो गई लिव इन रिलेशनशिप को लेके। लिव इन रिलेशनशिप को लेके दो तरह की डिबेट स्टार्ट हो गई, है ना। एक तो ये जो ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के लोग थे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है वो क्या करने की कोशिश कर रही है, लिव इन रिलेशनशिप को लीगलाइज करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन की बात की गई इसमें, कि जो भी पर्सन लिव इन रिलेशनशिप करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो अपनी लिव इन रिलेशनशिप को क्या करें, रजिस्टर कराएं, ताकि उन्हें, है ना, कुछ जो बेनिफिट हैं, कुछ प्रोटेक्शंस हैं, है ना, जो लॉ के द्वारा दिए जाते हैं लिव इन कपल्स को, वो मिल सकें। ठीक है, दूसरे लोग आए, उन्होंने कहा कि भाई रजिस्ट्रेशन के नाम पे क्या मांग रही है सरकार, पर्सनल
डिटेल्स मांग रही है, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन कराओगे तो पर्सनल डिटेल्स देनी पड़ेंगी, और इसमें क्या मांगा गया है, आधार की डिटेल्स मांगी गई हैं। तो इसी को लेके हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई कि ये है ना पर्सनल डिटेल के नाम पे क्या कर रहे हैं, राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहे हैं। तो इसी को लेके जवाब मांगा है हाई कोर्ट ने, और उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है वो जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम एफिडेविट देंगे कि हमारा जो इंटेंशन है ना पर्सनल डिटेल मांगने के पीछे, वो कोई मोरल पुलिसिंग करना, कोई सर्विलांस करना नहीं है, ठीक है। हमारा जो इंटेंशन है ये पर्सनल डिटेल गैदर करने के पीछे, ताकि जो कपल्स हैं जो लिव इन में रह रहे हैं उनको जो कानून है उसका बराबर संरक्षण, प्रोटेक्शन मिले, ठीक है, और बेनिफिट्स मिले, ठीक है। तो ये कहा है उन्होंने। अब देखो, अगर पर्सनल टेक की बात करें तो सबके यूनिफॉर्म सिविल कोड या लिव इन रिलेशनशिप को लेके अपने अपने है ना पर्सनल ओपिनियन हो सकते हैं, ठीक है। अब राइट टू प्राइवेसी कितना, ठीक है। अब मान लो कि सपोज मतलब अगर आप बर्थ सिचुएशन में सोचो, दो कपल हैं लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ठीक है, मान लो किसी के साथ है ना कुछ मिसहैप हो जाता है, तो कैसे जस्टिस होगा जब डिटेल ही नहीं होगी। तो इवन हम जब सिम खरीदने जाते हैं या बैंक में अकाउंट खुलाने जाते हैं, वहाँ भी हमारी पर्सनल डिटेल्स हमसे मांगी जाती हैं, ठीक है। तो हम गवर्नमेंट को ही दे रहे हैं, हमारे पर्सनल बेनिफिट के लिए ही है, ठीक है। तो देखते हैं क्या इस पे हाई कोर्ट का रुख रहता है। चलिए नेक्स्ट खबर आ रही है हमारे उड़ीसा से, और ए रिकॉर्ड 6.5 लाख ओलिव रिडले टर्टल रीचेज ओडिशा बीचेज फॉर मास नेस्टिंग, ठीक है। ओलिव रिडले टर्टल्स मतलब बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। हर साल ये ओडिशा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में, केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पहुंचते हैं मास नेस्टिंग के लिए, यानी कि बहुत सारे कछुए है ना, खास करके जो फीमेल कछुए होते हैं, टर्टल्स होते हैं, वो ओडिशा के कोस्ट पे पहुंचते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, एगिंग करते हैं, ये लोग अंडे देते हैं बहुत सारे। इसी प्रोसेस को बोला जाता है मास नेस्टिंग, ठीक है। तो जो वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन मतलब बन जाता है ये। तो पिछले 2-3 सालों से जो ओलिव रिडले टर्टल हैं उनका नंबर घटता जा रहा था, हर साल मतलब कमी आ रहे थे, बट इस साल जो है ये रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। और कितने आए हैं, वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट आर थ्रिल्ड एज ए रिकॉर्ड 6.5 लाख ओलिव रिडले टर्टल्स हैव अराइव्ड एट द ऋषिकोल्या बीच इन गंजाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा फॉर मास नेस्टिंग आफ्टर ए गैप ऑफ 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल के बाद आए हैं इतने ज़्यादा नंबर में, ठीक है। और ये जो 6.5 लाख है ये अपने आप में क्या है, ये एक रिकॉर्ड है, ठीक है। ओलिव रिडले टर्टल्स के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो ये होते हैं ओलिव रिडले टर्टल्स, ये देख सकते हो आप, ठीक है। इनका कलर है कैसा है, ओलिव टाइप का है, तो इसी वजह से इनका नाम क्या रख दिया गया, ओलिव रिडले सी टर्टल, ठीक है। अगर इनके साइंटिफिक नाम की बात करें है ना, तो इनका नाम है लेपिडोचेलिस ओलिवासिया, ठीक है। ये बहुत छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, दे आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल फाउंड अराउंड द वर्ल्ड। इट गेट इट्स नेम फ्रॉम द ओलिव ग्रीन कलरेशन ऑफ इट्स है ना कारापेस, यानी कि जो इनका कलर है ना ऊपर जो सेल का कलर है, इसी के नाम पे इनका नाम क्या रख दिया गया है, ओलिव रिडले रख दिया गया है, ठीक है। दे आर बेस्ट नोन फॉर देयर यूनिक मास नेस्टिंग, जो हमारे उड़ीसा के कोस्ट पे करते हैं, ठीक है। कार्ड अरीबाड़ा वेयर 1000 ऑफ फीमेल्स कम टुगेदर ऑन द सेम बीच टू ले एग्स, जैसे हमारे उड़ीसा के उस पे आए हुए हैं, ठीक है। और नेचर कैसा होता है इनका, ओमनीवोरस, मतलब ये प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। अगर बात करें इनके कंजर्वेशन स्टेटस की, तो IUCN रेड डेटा लिस्ट में कहाँ पे आते हैं, ये वनरेबल की कैटेगरी में आते हैं। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर अगर बात करें तो किस शेड्यूल में आते हैं, ये शेड्यूल 1 में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्सुअल इक्वालिटी मस्ट बी पार्ट ऑफ सिलेबस, सुप्रीम कोर्ट है ना, कि जो सेक्सुअल इक्वालिटी है ना उसको आप सिलेबस में शामिल करो, है ना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो जज हैं बी नागरत्ना, इन्होंने कहा है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना वो बाहर तो होता ही होता है, बट ये जो डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, घर से होती है, फैमिली से होती है। और कैसे होती है फैमिली से शुरुआत, ठीक है, कि कोई फादर है ना डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देता है अपनी डॉटर और सन के बीच में। कैसे, कि वो डॉटर को क्या समझने लगता है, जैसे ही वो पैदा होती है लाइबिलिटी समझने लगता है कि अरे इसकी तो शादी करनी है,
ठीक है। तो किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करता है कि अगर उसका बेटा पढ़ने में थोड़ा डल माइंड भी है तो तब भी क्या होता है, उस पर बेस्ट रिसोर्सेज खर्च किए जाते हैं उसकी स्टडी के लिए, और डॉटर पे अगर पढ़ने में थोड़ा साफ माइंड भी होती है तब भी इस पर रिसोर्सेज खर्च नहीं किए जाते हैं। क्या बोला जाता है कि साइकी के साथ कि जितना पैसा इसकी पढ़ाई पे खर्च कर रहे हैं उतना पैसा कहाँ खर्च कर देंगे, इसकी शादी पे खर्च कर देंगे। तो क्या करने लगते हैं, उसकी शादी के लिए, मैरिज के लिए सेविंग करने लगते हैं, जिससे क्या होता है, जो लड़की है वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन पाती है। ठीक है, जब इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन घर पे होता है, अनपढ़ रह जाती है, फिर वो शादी होकर दूसरे घर जाती है, वहाँ भी वो लाइबिलिटी बन जाती है, तो वहाँ भी उसके साथ इसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है। इस तरह से उसकी पूरी लाइफ किस में निकल जाती है, डिस्क्रिमिनेशन में निकल जाती है। ठीक है, इन्होंने कमेंट किया है कि पहले भी होते थे, जो सेक्सुअल इक्वलिटी से रिलेटेड टॉपिक हमारे यहाँ पे है ना, किताबों में पहले भी होते थे, आज भी होते हैं, बट उनके जो पीरियड होते हैं सेक्सुअल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, सेक्सुअल टॉपिक से रिलेटेड, उनमें या तो कुछ और पढ़ा दिया जाता है या वो पीरियड क्या कर दिए जाते हैं, बंक कर दिए जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को नेसेसिटी के साथ शामिल किया जाए सिलेबस में और स्ट्रिक्टली इनको पढ़ाया जाए, बच्चों को बंक ना मरवाया जाए, ना इन सब्जेक्ट के नाम पे कोई दूसरे सब्जेक्ट पढ़वाया जाए, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज है, ट्रंप सेज जेलेंस्की प्रेजेंस नॉट इंपॉर्टेंट इन टॉक्स टू एंड वॉर। ठीक है, अगर आप से पूछा जाए व्हाट इज द हाइट ऑफ ह्यूमिलिएशन, है ना, तो आप ये न्यूज दिखा सकते हो जेलेंस्की, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमिलिएशन। ठीक है, आप नाम ले सकते हो जेलेंस्की, इतना ह्यूमिलिएट किया जा रहा है इस पर्सन को पूरी दुनिया में, आधा कंट्री हार चुका है पर्सन। ठीक है, आधा कंट्री हार चुका है। दूसरा, इसकी कंट्री को लेके डिसीजन होने वाला है, पीस टॉक होने वाली है, और एक थर्ड कंट्री का प्रेसिडेंट कह रहा है कि ये पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि उसी के भाग्य का फैसला आप कर रहे हो और कह रहे हो कि ये जरूरी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ब्लंट होते जा रहे हैं जेलेंस्की पे। इन्होंने बोला है कि जब इनसे पूछा गया कि आप रशिया यूक्रेन के बीच में पीस टॉक कराने जा रहे हो, शांति कराने जा रहे हो, ठीक है, आप रशिया के प्रेसिडेंट से तो बात कर रहे हो, ठीक है, बट आप यूक्रेन के प्रेसिडेंट से बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जेलेंस्की इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको हमने 3 साल दिए थे, 3 साल से लड़ाई लड़ तो रहे हैं, इनके पास पूरे मौके थे, कहते ये व्लादिमीर पुतिन से आओ कि आओ टेबल पे आके बैठ के बात करते हैं, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिसयूज किया, यूएस की फंडिंग का वॉर रोकने का कोई भी मतलब इन्होंने है ना कोशिश किया ही नहीं। तो अब ये इंपॉर्टेंट नहीं रह गए, क्योंकि है ना रशिया के प्रेसिडेंट इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, तो हम उनके साथ बात करेंगे और उनकी टर्म्स पे इस वॉर को क्या करेंगे, नेगोशिएट करेंगे और एंड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लिटरली साइडलाइन कर दिया है जेलेंस्की को और यूरोपियन यूनियन को। मतलब जो वाइट सुप्रीमेसी के मुंह पे तमाचा, जो बेस्ट, जो खुद को वाइट सुप्रीमेसिस्ट समझते थे कि हमसे सुपीरियर कोई नहीं है, हमने पूरी दुनिया पर राज किया है, पूरी दुनिया को लिटरली आईना दिखा के रख दिया है इस एक पर्सन ने। ठीक है, बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन की कैपिटल कीव, करेंसी की बात करें तो हिरवीना, रशिया की बात करें कैपिटल इनकी मॉस्को है और करेंसी क्या है इनकी, रूबल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रही है पाकिस्तान से, और यूएस एड के ड्रॉबैक आपको देखने को मिलेंगे। स्कॉर्चिंग पाकिस्तान सिटी ब्रेसेस फॉर वर्स्ट वाटर क्राइसिस एट ट्रंप फ्रीजेस एड। ठीक है, यूएस एड पे क्रैकडाउन शुरू हो गया है। ठीक है, और इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है पाकिस्तान पे, खास करके पाकिस्तान के कुछ शहरों पे, लाइक पाकिस्तान का एक शहर है जैकबाबाद, ये दुनिया का सबसे गर्म हॉटेस्ट शहर माना जाता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर रहता है यहाँ पे। और ऐसे में यूएस एड की फंडिंग रुकने से क्या होने वाला है, यहाँ पे जो वाटर और सैनिटेशन की प्रॉब्लम है गर्मियों में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, इसी को लेके कंसर्न जताए गए हैं। ठीक है, इन वन ऑफ द वर्ल्ड हॉटेस्ट सिटीज फ्रेश एंड फिल्टर वाटर कैन क्वेंच द सर्चिंग ऑनस्लॉट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, बट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉरेन एड फ्रीज थ्रीटन इट वाइटल सप्लाई एंड एनजीओ सेज। ठीक है, बहुत सारे पैसे, ठीक है, $66 मिलियन दिए गए थे अब तक इस शहर को। ठीक है, बट है ना पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, ये क्या करते हैं, है ना, इनका कोई परमानेंट नहीं होता है ना, फंडिंग आई है ना, 10% फंडिंग का इस्तेमाल किया, बाकी सब कहाँ चली गई, करप्शन में चली गई, नेक्स्ट फंडिंग आएगी। तो अभी तक ये या इस कंट्री में, इस शहर में वाटर और सैनिटेशन का ही व्यवस्था नहीं कर पाई। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉब्लम है। बट अब क्या गए यूएस एड के है ना खत्म होने के बाद, इसकी फंडिंग रुकने के बाद अब क्या कर रहे हैं ये लोग, हाय तौबा कर रहे हैं
ठीक है, तो देखते हैं क्या निकलता है, यूएस से इनके लिए मिलता है या चाइना इनका जो नया माल है क्या इन्हें कुछ देता है या नहीं देता है। ठीक है, तो ये रहा आज का द हिंदू। ठीक है, मिलते हैं कल के द हिंदू एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।